नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रतिपंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 66 विशिष्ट लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, पिछले 12 वर्षों में शिक्षा में हुए बड़े बदलाव। विभाग और तकनीक के क्षेत्र में की अभूतपूर्व तरक्की। राफेकेरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किया प्रतिभाग। पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद आयात प्रभावित। कच्चा तेल आयात 40% तो एलपीजी 90% प्रभावित। मुख्य सचिव आनंदवर्धन ने कहा, प्रदेश में बागवानी को मिलेगा प्रोत्साहन, बनेगी व्यापक योजना। किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता देने पर जोर। और बागेश्वर के पोखरी गांव में म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल का आयोजन। लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल और पलायन रोकने पर किया मंथन। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। यह प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, जनहित और समाज सेवा, साहित्य और शिक्षा, विज्ञान और अभियांत्रिकी, व्यापार और उद्योग, औषधि, खेल इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सामाजिक कार्य, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में उनके आजीवन योगदान के लिए देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उनकी सादगी, अनुशासन और जनसेवा की लंबी परंपरा के लिए प्रदान किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे। देहरादून के राफेकेरा विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर 3691 छात्रों को डिग्री दी गई। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के पास 2 लाख से ज़्यादा इकोसिस्टम है। इन 12 वर्षों के दौरान देश ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेज गति से तरक्की की है। Whatever the Prime Minister vision is there to create a graduates who will really have some creativity and become asset for the not only for India, for the entire world. अभी जो भी है चिप मैन्युफैक्चरिंग हो, AI हो, दुनिया में इतना बहुत बड़ा कंपटीशन चल रहा है, उसमें हमारा योगदान का ज़रूरत बहुत पहले से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, मैन पावर भी है, यंग मैन पावर भी है दुनिया के कंपैरिजन में। टू मेक इट स्किल्ड, whatever this Graphicera University is doing, it is commendable. I congratulate management and its president. वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। देखिए, आज ग्राफिकेरा डीम्ड विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आज यहाँ पे संपन्न हुआ है। भारत के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी इसमें चीफ गेस्ट आए थे। मेरा भी सौभाग्य है कि मैं भी इसमें आया था और आज 3600 से ज़्यादा बच्चों को आज यहाँ पे डिग्रियाँ दी गई हैं।
देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हुई है। आज पेट्रोल में 2 रुपये 61 प्रति लीटर और डीजल में 2 रुपये 71 प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और रुपये की कमजोरी के चलते पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार दाम बढ़े हैं। देश में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में पेट्रोल की कीमत अभी भी कम है। भारत देश में 50%, 60% मिनिमम जो इंक्रीज हुआ है, इट इज 30 to 35%। इट इज भारत में ये नहीं है, दिस इज ए नेचुरल प्रोडक्ट। ये समुद्र के नीचे या भूगर्भ में इससे निकालना पड़ता है। जो क्रूड ऑयल है हमारा देश में नहीं है, 10-12% ही है, एट द मोस्ट 15%। हमको इंपोर्ट करना पड़ता है और जहाँ से हम लाते थे उधर इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हुआ है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बंद हो गया है। तो इसीलिए इफ़ यू इवन वेयर देर इज ए नेचुरल रिसोर्सेज आर अवेलेबल, सच कंट्रीज ऑल्सो लाइक यूएस एंड अदर, इसमें भी बहुत बड़ा प्राइस राइज हुआ है। बट प्राइम मिनिस्टर मोदी with all economic activities and he has sustained the loss and little extent 3-4-5% it has been increased, but in the present context I think there is no other option than that. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर भाजपा देश भर में जनसंपर्क अभियान चलाएगी। उत्तराखंड भाजपा ने 7 से 21 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत विश्वास, विकास और जन कल्याण का संदेश गांव-गांव पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर हमने पूरे उत्तराखंड में अलग अलग कार्यक्रम रखे हैं। जनता के बीच में हमारे सभी नेता जाएंगे और मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाने का काम भी करेंगे और पूरे देश में इसको लेकर एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। मोदी जी 12 वर्ष जो है 5 जून से जो हमने पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें वृक्षारोपण कार्य होंगे, सेवा के कार्य होंगे, लोगों के जनता के बीच में हम लोग जाएंगे, प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठियाँ होंगी, अलग अलग प्रकार के जो है 25 जून तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं और एक सुशासन दिवस के रूप में भी कार्यक्रम किया जाएगा। और मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो जो काम देश के हित में किए हैं, उनके जो है गांव-गांव तक उनको पहुंचाने का काम सभी जनप्रतिनिधियों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिए गए हैं और एक पूरे देश में एक बड़ा व्यापक अभियान इस पर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा 28 मई से 30 मई तक प्रस्तावित है। इस मैराथन दौरे का मुख्य फोकस आगामी मिशन 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों, मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उनका भव्य स्वागत यहां पर किया जाएगा। वह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 और 29 और 30 3 दिन हमारे प्रदेश में आने वाले हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पार्टी के द्वारा आयोजित किए गए हैं और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहली बार आ रहे हैं तो हम लोग उनका यहाँ पे भव्य स्वागत भी करने जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमने बंगाल में चुनाव जीता है, हमने जो है 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं। तो उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ भी लगातार बढ़ते जा रहा होगा, चाहे असम का चुनाव हो, चाहे पांडिचेरी का चुनाव हो, ये 3 राज्यों के चुनाव हम इस बार जीते हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण हमारे आयात प्रभावित हुए हैं, जिनमें कच्चे तेल का लगभग 40%, एलपीजी का 90% और प्राकृतिक गैस का लगभग 65% आयात शामिल है। हालांकि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस के चलते हमारे इंपोर्ट्स तो अफेक्टेड हैं, जैसे कि 40% ऑफ आर क्रूड इंपोर्ट, 90% ऑफ आर एलपीजी इंपोर्ट एंड ऑलमोस्ट 65% ऑफ आर नेचुरल गैस इंपोर्ट। बट all efforts have been made to ensure the smooth supplies of petroleum products within the country. और इसके चलते जैसा आप जानते हैं कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज़ टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ।
एलपी रिटेल आउटलेट्स पर कुछ स्टेट्स के अंदर पैनिक बाइंग देखी जा रही है, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी। और जो मेन कारण एनालिसिस के बाद जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कुछ तो एग्रीकल्चर डिमांड है और इसके अलावा कुछ बल्क जो डिमांड है वो भी रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इसके अलावा जो प्राइवेट सप्लायर्स थे उनकी डिमांड भी पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के रिटेल आउटलेट्स पर शिफ्ट हुई है। इस संबंध में सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ एक वीसी की गई है और वहाँ पर भी इस पर डिस्कशन हुआ है और मॉनिटरिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट से और यूनियन टेरिटरीज से रिक्वेस्ट की गई है। ओएमसी लेवल पर और यहाँ मंत्रालय के लेवल पर भी सभी रिटेल आउटलेट्स को क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। सप्लाई सिचुएशन क्लोजली मॉनिटर की जा रही है ताकि अगर कहीं पर जो भी इंटरमिटेंट ड्राई आउट्स अगर कहीं हैं तो उसको तुरंत ही एड्रेस किया जाए और जो स्टॉक्स हैं पेट्रोल और डीजल के सभी रिटेल आउटलेट्स पर तुरंत रिप्लेनिश किए जाएं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हल्द्वानी में कुमाऊं क्षेत्र के पत्रकारों को सौगात देते हुए अत्याधुनिक मीडिया सेंटर भवन का शिलान्यास किया। मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए आधुनिक कार्यालय, बैठक कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ हैं और पत्रकारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नया मीडिया सेंटर बनने से कुमाऊं मंडल के पत्रकारों को आधुनिक संसाधनों के साथ कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण मिलेगा। क्या मैं पूरे कुमाऊं क्षेत्र की बात करूं तो एक मीडिया सेंटर यहाँ पर खुलना चाहिए, ऐसा हम सबकी सोच थी, सबकी जरूरत थी। तो आज मीडिया सेंटर का विधिवत रूप से यहाँ पर शिलान्यास हो गया है और केवल शिलान्यास ही नहीं हुआ है, इसका प्रावधान हमने इस साल के जो हमारा आम बजट था उस बजट में मैंने स्वयं क्योंकि बजट प्रस्तुत किया था उस बजट में ही हमने प्रावधान कर दिया था कि मीडिया सेंटर हल्द्वानी में इस बार उसका शिलान्यास करके उसके काम को आगे बढ़ाएंगे। और इसके खुलने से निश्चित रूप से चूंकि क्या है कि देहरादून से यहाँ जो स्थानीय चीज़ें होती हैं, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के अन्य साहित्यकारों को, इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को अनेक कामों के लिए देहरादून जाना पड़ता था। अब आने वाले समय में उनको यहीं पर उनके आसानी से काम हो जाएंगे, उनको देहरादून नहीं जाना पड़ेगा। वहीं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार है और यहां मीडिया सेंटर बनने से पूरे कुमाऊं के पत्रकारों को सुविधा मिल पाएगी। कि लंबे समय से आप लोगों के द्वारा मांग की जा रही थी कि यहाँ पर हल्द्वानी में एक मीडिया सेंटर होना चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें हम लोगों को निर्देशित किया था कि भूमि का हस्तांतरण करा करके और इसी बजट में इसकी धनराशि की व्यवस्था कराएं। और हम लोगों ने जो अभी मार्च में हमारा बजट सैंक्शन हुआ है उसमें 6,75,00,000 रुपये इस मीडिया सेंटर के लिए स्वीकृत हुए हैं और पेयजल निर्माण निगम इसमें कार्यदायी संस्था है। अभी स्टील्ट के साथ इसमें 4 मंजिल स्वीकृत हुई है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः निर्देशित किया है कि इसमें 2 मंजिल और बढ़ाई जाए और उसके ऊपर गेस्ट हाउस बनाया जाए ताकि दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों से अगर कोई हमारे पत्रकार बंधु यहाँ आते हैं, चाहे किसी भी कार्य से, यदि उनका कोई परिजन बीमार है या किसी काम से भी आते हैं तो उनके रहने के एक रीजनेबल रेट पे उनको कमरे उपलब्ध हो सकें, तो उसकी व्यवस्था हम लोग इसमें कर रहे हैं। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब बड़े स्तर पर योजना तैयार करने जा रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जायका वित्त पोषित उत्तराखंड एकीकृत बागवानी विकास परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रदेश के लिए व्यापक बागवानी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा कि उत्तराखंड में उन्नत बागवानी की अपार संभावनाएं हैं और इसे ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में बागवानी क्षेत्र बढ़ाने, किसानों को प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और ग्राफ्टिंग तकनीक की जानकारी देने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने उत्पादन बढ़ाने के लिए क्लस्टर अप्रोच अपनाने, सप्लाई चेन विकसित करने और कोल्ड स्टोरेज व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मैंने दरवाजा खोला है प्रगति के लिए।
मैंने दरवाजा खोला है विकास के लिए। मैंने दरवाजा खोला है अपने भविष्य के लिए। हमने दरवाजा खोला है सुरक्षित कल के लिए। शुरू हो चुकी है जनगणना 2027। उत्तराखंड में शुरू हो चुकी जनगणना 2027। 25 अप्रैल से 24 मई के बीच आएंगे प्रगणक आपके घर। दरवाजा खोलकर प्रगति और विकास का स्वागत करें और उन्हें दिल खोल कर दें अपनी सटीक जानकारी। आपकी दी हुई जानकारी ही बनाती है भविष्य की योजनाओं का आधार। चलो निभाएं अपनी जिम्मेदारी, करें जनगणना में भागीदारी। फिर से लेट। बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो। सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर जिले के पोखरी गांव में आयोजित म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल ने पहाड़ की संस्कृति, लोक संगीत और पलायन जैसे गंभीर मुद्दों को एक मंच पर लाकर नई पहल की है। गांव की पारंपरिक बाखलियों में आयोजित इस कार्यक्रम में कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पोखरी गाँव में आयोजित म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य पहाड़ से हो रहे लगातार पलायन और खाली होते गाँव को फिर से जीवंत बनाने का संदेश देना रहा। आयोजक वरुण चंदोला की पहल पर पूरे गांव को संगीत थीम पर सजाया गया, जिससे पोखरी एक सांस्कृतिक थीम विलेज में तब्दील नजर आया। इस आयोजन में सोशल मीडिया जगत की चर्चित शख्सियत हल्द्वानी की आंटी राशि जोशी, साइकिलिस्ट प्रदीप राणा, लोक गायक पूरन राठौर और कई कलाकार शामिल हुए। प्यार का कारण है, मैं अपने गांव में बचपन से खेलता था तो देखता हूं कि बड़े होते होते मैंने देखा कि कैसे हमारी आबादी गांव से पलायन करती जा रही थी, जिसमें कुछ समय के लिए शिक्षा के लिए पलायन हमने भी किया। तो मैंने देखा कि कई जो गांव से जो नीचे जा चुके लोग, उनको अपनी बाखलियां प्यारी हैं, उन्हें आना है, लेकिन वो नौकरी के चक्कर में बॉम्बे है तो गांव में आ नहीं पा रहे, उसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये फेस्ट तो एक आज हमारा एक एनुअल इवेंट है जो हर साल रहेगा। हम म्यूजिकल विलेज के तौर पर अपने गांव को तैयार कर। कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों और इन्फ्लुएंसर्स का कहना है कि यदि गांव को संस्कृति, पर्यटन और रोजगार से जोड़ा जाए तो पलायन को काफी हद तक रोका जा सकता है। पोखरी में ये हो रहा है, ये पहली बार कोई यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आया हुआ है जो मुझे लगता है बाकी गाँव को भी अपनाना चाहिए। ये एक थीम विलेज के रूप में आया हुआ है जिसमें बाहर के लोग भी आके म्यूजिक की कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं। यहाँ के लोगों के साथ उनको पहाड़ी कल्चर देखने का मौका मिलेगा, यहाँ का खाना खाने का मौका मिलेगा और यहाँ शांत वादियों में वो मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जा सकते हैं। तो ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल लगा अपने उत्तराखंड के लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा, मतलब इतनी अच्छी थीम बनाई है उन्होंने, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इनका। और सारे लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इनसे इंस्पायर होकर सभी लोग इस तरीके के अपने अपने गाँव को अगर करेंगे और गवर्नमेंट के भरोसे ही नहीं रहेंगे और इस तरीके के अच्छे अच्छे खुद से इनिशिएटिव लेंगे तो ज़रूर आपका गाँव आगे बढ़ेगा और उत्तराखंड को एक अच्छे पोल लेके जाएगा। ये हम अपने लोकल कल्चर को ही प्रमोट कर रहे हैं अपने एपन आर्टवर्क से। सिर्फ एपन पर ही केंद्रित नहीं है हमारे आर्टवर्क। हम जो भी आने वाले त्योहार हैं और जो भी हमारे लोक पर्व होते रहते हैं उनसे रिलेटेड भी चीजें बनती रहती हैं। जैसे एक हमारे पास ये अभी सेल आउट हुआ है, जैसे ये नंदा देवी की नंदा सुनंदा की हमने पोर्ट्रेट्स बनाए हुए थे। तो ऐसे सिर्फ एपन पर ही केंद्रित नहीं है हमारी, हम अपनी सारी लोक कलाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील का असर अब उत्तराखंड में भी दिखाई देने लगा है। तेल संकट की आशंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद जनपद पौड़ी गढ़वाल में ईंधन बचाने की पहल शुरू हो गई है। श्रीनगर स्थित केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रकाश सिंह का कहना है कि खाड़ी क्षेत्र में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे आने वाले समय में ईंधन संकट गहरा सकता है। ऐसे में अभी से सतर्क होकर ईंधन बचाना देश हित में जरूरी है। और विश्वविद्यालय के रूप में हमने उस सलाह को मानते हुए अपनी तमाम बैठकों को वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में, हाइब्रिड मोड में करने का फैसला लिया है। और
आप देखेंगे कि जितनी हमारी बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं वो सभी हाइब्रिड मोड में हो गई हैं। जहां अति आवश्यक है वहीं पर बाहर से आमंत्रित एक्सपर्ट्स को फिजिकली आने के लिए हम लोग कह रहे हैं। प्रोफेसर MM सेमवाल का कहना है कि ईंधन बचाने से जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। चूँकि ये आदेश हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत पहले आ चुका था, जिसमें कि हमारे जो और विभिन्न जो कैंपस हैं, तीनों कैंपस, वहाँ से जो भी टीचर्स मीटिंग्स में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक ही गाड़ी से पुलिंग करके आएँ। इसके अलावा जो हमारे छात्र हैं उनसे भी हमने अपील की है कि वो हमारी जो यूनिवर्सिटी की 4 बसेस रेगुलर दोनों कैंपस में चलती हैं, श्रीनगर से चौरा, चौरा से श्रीनगर, तो उसमें आएँ और कोशिश करें कि जो हमारे छात्र हैं वो भी बस का प्रयोग करें। और हम कहीं भी हम जब लोग मीटिंग में जाते हैं, किसी में जाते हैं, एफिलिएशन में जाते हैं या तो मिलकर के एक ही कार का यूज़ करते हैं। वहीं पौड़ी में न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी भी सप्ताह में 2 दिन पैदल या साइकिल से कार्यालय पहुंच रहे हैं। सिविल जज नाजिम कलीम ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से जुड़े कर्मचारी शनिवार और सोमवार को पैदल चलकर कार्यालय पहुंचते हैं। सप्ताह के 2 दिन, सोमवार और शनिवार, जितने भी हमारे स्टाफ के लोग हैं, जितने भी हमारे न्यायिक अधिकारी हैं, वो सभी अपने घरों से अपने कार्यस्थल पर या तो पैदल या साइकिल के माध्यम से, या अगर वो दुर्गम स्थानों पर रह रहे हैं तो कार पूलिंग से या व्हीकल पूलिंग के माध्यम से न्यायालयों में उपस्थित हों। इससे क्या हो रहा है, जो ड्राइव है हमारी, बेसिकली उसका नाम है सुरक्षित ईंधन सुरक्षित जीवन। विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर के उत्तराखंड भ्रमण के बाद आज टिहरी जनपद के भिलंगना विकासखंड स्थित विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हुई। गंगा दशहरा के अवसर पर सुबह श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा के साथ विश्वनाथ नदी में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। जगदीशिला डोली के मुख्य संयोजक एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति के साथ साथ उत्तराखंड में 1000 धामों को चिन्हित करना है, जिसके तहत अब तक 432 धामों का चिन्हीकरण किया जा चुका है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो, और साथ ही 4 धाम के अलावा पूरे प्रदेश में 1000 ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में। तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही हिमालय की आरती पूरे उत्तराखंड में होनी चाहिए। हिमालय की आरती का आदेश बाबा विश्वनाथ जगदीशिला ने दिया। इस वर्ष पूरी यात्रा में जो हमारे 28 दिन की यात्रा रही उसमें हिमालय की आरती का मेन संकल्प था और उसके लिए हमने लोगों से प्रार्थना की। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय और नमामि गंगे उत्तराखंड के संयुक्त तत्वाधान में अल्मोड़ा स्थित सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय का योग विज्ञान विभाग 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर 1 माह का विशेष योग अभियान चला रहा है। आओ हम सब योग करें अभियान के तहत प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में निःशुल्क योग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 21 मई से 21 जून तक चल रहे इस योग अभियान के तहत योग विज्ञान विभाग के प्रशिक्षु अल्मोड़ा जनपद के साथ साथ उत्तराखंड और देश के विभिन्न स्थानों में योग शिविर संचालित कर रहे हैं। अल्मोड़ा के PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और आर्य कन्या इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए विशेष निःशुल्क योग शिविर लगाए गए हैं, जहां उन्हें योग, ध्यान और मुद्रा बंध जैसी यौगिक क्रियाओं का अभ्यास कराया जा रहा है। संकल्प रहता है कि 3 लाख से 5 लाख लोगों तक, जन जन तक यह योग का अभ्यास पहुँचे, जिसमें हमारे योग साधक कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग की विधाओं को सिखाकर केवल शारीरिक रोगों को ही दूर नहीं अपितु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रोगों को भी दूर कर रहे हैं।
योग विज्ञान विभाग द्वारा वर्ष 2015 से लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वास्थ्य, ज्ञान एवं विश्व शांति के लिए योग के अंतर्गत शिविरों में प्रतिभागियों को स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक शांति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योग विज्ञान केंद्र की तरफ से प्रतिवर्ष विभिन्न छात्राओं द्वारा योग कार्यक्रम विद्यालयों में किया जाता है, जो एक प्रकार से जागरूकता कार्यक्रम भी है, जिससे बच्चे भी जागरूक होते हैं। उनके स्वास्थ्य के लिए भी ये बेहतर है और बच्चे जो हैं इससे काफ़ी कुछ सीखते हैं। आगे बढ़ने के लिए भी ये काफ़ी उनकी हेल्प करता है। योग प्रशिक्षु निकिता मेहरा और भावना कंडारी ने बताया कि छात्राओं को नियमित योगाभ्यास कराकर उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि वे आगे समाज में भी योग के प्रति जागरूकता फैला सकें। हम यहाँ कैंप लगा रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को उनकी मानसिक और शारीरिक रूप से कैसे उन्हें स्वस्थ होना है, हम उनको वो सिखाएंगे और उनको आसनों से हम ये बताएंगे कि कैसे वो अपने मन और अपने शरीर को एकाग्र कर सकते हैं। और हमारा यही टारगेट है कि निःशुल्क हम सब बच्चों को ये योग सिखाएं। वहीं छात्राओं का कहना है कि योग से न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि कई रोगों से बचाव भी संभव है। योग शिविर से सीखकर अब वे अपने घर और समाज में भी लोगों को जागरूक करेंगी। विभाग द्वारा योगा सिखाया जा रहा है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। का उपचार संभव होता है और इससे हम योगा से हम रोज़ नए नए योग सीख रहे हैं और हम दूसरों को भी सिखाएंगे योग। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने आज अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 110वीं जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव जौल में कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जननायक थे, जिन्होंने राजशाही के खिलाफ आंदोलन कर जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनका संघर्ष आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां श्रीदेव सुमन के योगदान को न भूलें, इसके लिए उनके जन्म दिवस और शहादत दिवस को निरंतर मनाया जाना चाहिए। हम जो आज जो कुछ भी हैं, ये उन्होंने अपना वर्तमान हमारे भविष्य के लिए बलिदान कर दिया। उनको सतत की वो मैं ये मानता हूँ कि हमारे असली देवता वही है, नरसिंह नागराज और उसके अलावा जो है सरकंडा राजराजेश्वरी बाद में है। साथ में जो है उनको, क्योंकि टीरी के उजारों में जो लोग पैदा हुए हैं उनसे गौरव मिलता नहीं है। मैंने पिछली बार कहा था कि हम 20 लाख रुपए से उनका जो मूर्ति है वहाँ, पहले तो यहाँ पता नहीं क्यों जंगल में बनाया, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो है वो मूर्ति जो है हमको उस पर लानी सड़क के लेवल पर। तो मैंने इस बार 20 लाख रुपए की व्यवस्था जिला योजना से मैंने डीएम को भी कहा, सीडीओ को भी कहा, जिला पंचायत अध्यक्ष को भी कहा। उन्होंने मेरे ख्याल से उसमें व्यवस्था की नहीं है। मैंने अभी जो है 10 लाख रुपये उस पर काम शुरू हो जाए, मैं विनोद जी से निवेदन करूँगा कि उस पर काम शुरू कर लो। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 66 विशिष्ट लोगों को दिए पद्म पुरस्कार। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण प्रदान किए। पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी बोले, पिछले 12 वर्षों में शिक्षा में हुए बड़े बदलाव, विभाग और तकनीक के क्षेत्र में की अभूतपूर्व तरक्की। राफेगिरा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किया प्रतिभाग। पश्चिम एशिया संकट के कारण पेट्रोलियम उत्पाद आयात प्रभावित, कच्चा तेल आयात 40% तो एलपीजी 90% प्रभावित। सचिव आनंद वर्धन ने कहा, प्रदेश में बागवानी को मिलेगा प्रोत्साहन, बनेगी व्यापक योजना, किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण और सहायता देने पर जोर। और बागेश्वर के पोखरी गांव में म्यूजिकल विलेज फेस्टिवल का आयोजन, लोक संस्कृति को बढ़ावा देने की पहल और पलायन रोकने पर किया मंथन।
प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। नमस्कार।